नमस्कार प्यारे दोस्तों, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। और हम आज सेल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देख लेते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमें अंगों का वजन, अंगों का वजन, इनमें अंगों का वजन कितना होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं दिमाग यानी ब्रेन में हमारे अंगों का वजन पुरुष में 1370 या 1220 से 1400 ग्राम तक पाया जाता है। इसके बाद 1200 ग्राम तक महिलाओं में पाया जाता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट 250 से 350 के ग्राम के बीच में होता है। और अगर हम सेपरेटली बात करें तो महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम तक होता है। इसके बाद लीवर, जिसे जिगर भी कहा जाता है, ये लगभग 1.5 kg का वजन होता है इसमें। और ये सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री हमारे शरीर में मानी जाती है। और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि लीवर जो है सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कर सकता है, यानी दोबारा से बन सकता है। किडनी का वजन 140 ग्राम दाएं किडनी में और बाएं किडनी में लगभग 152 ग्राम होता है। अगर हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़े जो हमारे 450 ग्राम तक होते हैं, 450 ग्राम तक माने जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में दिया है 675 तक राइट लंग्स, और जिसमें 3 लोब होते हैं। कितने? जिसमें 3 लोब होते हैं। और 525 तक लगभग लेफ्ट लंग्स, जिसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग जिगर है। सबसे बड़ा अंग जिगर है, जिसका वजन 1.5 kg तक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, यानी जो शरीर के अंदर अंग हैं उनकी लंबाई किसकी कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर दी है दोस्तों, लेकिन ये 7.5 मीटर तक भी पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, कितनी? ये 1.5 मीटर होती है। ओसोफेगस हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया, ओसोफेगस दोस्तों भोजन नाल को कहा जाता है। ट्रेकिया श्वसन नली है जो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और एसोफेगस की बात करें तो एसोफेगस हमारा 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें जल, तो लार में जल 78% पाया जाता है, आँख में 95% और ब्लड में 94%, फेफड़ा में 85% और किडनी में 83% और त्वचा में 80% तक वाटर पाया जाता है। हृदय मसल और टिश्यू में लगभग 75% और बोन्स में 30% तक जल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल क्या है, आइए डिटेल से समझते हैं। यहाँ से हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट शुरू हो जाती है। सेल कोशिका की सबसे पहले खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने एक मृत सेल में कोशिका को पाया था। सेल शब्द लैटिन शब्द सीलिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मॉल रूम, यानी छोटे छोटे से कमरे। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल जो है जानवर और मनुष्य में पाई जाती है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। पाया जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और ऊतक की खोज बिचेट महोदय ने की थी।
मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है और सबसे बड़ी कोशिका ओवम है जो महिलाओं के गर्भाशय में पाई जाती है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है और न्यूरॉन कोशिका जो है हमारे कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन सेल जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 90 से 1 मीटर तक होती है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि मस्तिष्क में कोशिकाओं में सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी अफवाह भी है इसमें, क्योंकि 10 से 15% यहाँ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जहाँ कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम के कारण ही लीवर में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो लीवर में सर्वाधिक पाया जाता है और इसी के कारण लीवर में जो है रीजनरेशन करने की सर्वाधिक देखो कैपेसिटी होती है। अब हम देखते हैं सेल। क्या ये हमारी सेल है दोस्तों, ये हमारी सेल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। सेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेल को बाहर से अंदर की तरफ चलना पड़ता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये 3 परतों से बना होता है और जिसमें लिपिड व प्रोटीन के अणु होते हैं। ये लगभग 3 परतों से बना होता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है और जिसमें लिपिड व प्रोटीन के अणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पदार्थ को कोशिका में प्रवेश करने और अनवांछित यानी अनवांटेड पदार्थ को बाहर भेजने की अनुमति देता है, यानी इसे गेट कीपर ऑफ सेल भी कहा जा सकता है। इसे गेट कीपर ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका की सुरक्षा करता है। ये परतें जितनी भी हमारी बॉडी में होंगी वो सभी सुरक्षा का ही कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्मा ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है इसके अंदर एक जेली नुमा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा कोशिका, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच मौजूद है और जेली जैसे जेली गाढ़ी होती है वैसे ही इसमें गाढ़ा पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें ठोस, तरल एवं विभिन्न अणु होते हैं। इसमें ठोस और तरल दोनों तरह के अणु पाए जाते हैं। जितने भी सेल के ऑर्गन्स हैं वो ठोस होते हैं जबकि बाकी लिक्विड साइटोप्लाज्मा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस। सर्वप्रथम हमने सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद साइटोप्लाज्मा, अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस को दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहा जाता है जहां डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियस की बात कर ली हमने तो हम लिखेंगे, यहीं पे लिख लो दोस्तों कि सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665, ठीक है, 1665 में की थी। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नामक दोहरी परती से घिरा होता है। सेल मेम्ब्रेन 3 परत, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन 2 परत। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका के विकास में मदद करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और जेनेटिक जानकारी को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ही हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो सभी प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है।
ठीक है। अब इसमें सेल के ऑर्गन्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये सभी प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं। कोशिका एक जीवन देने वाले पदार्थ लाइफ गिविंग सब्सटेंस से बना है, जिससे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, लाइफ गिविंग सब्सटेंस जो है उसे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। इसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में विभाजित किया गया है। प्रोटोप्लाज्मा के लिए दोस्तों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में विभाजित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है जो कई सारी एक सेल में पाई जाती हैं और मनुष्य के अंदर लगभग एक रक्त की बूंद में 50 लाख सेल पाई जाती हैं। कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये रॉड के आकार का होता है, ये रॉड के आकार का होता है और इसमें इस डबल मेम्ब्रेन द्वारा बंधे भारी झिल्ली पोरस है। इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए आपको दिख रही हो डबल मेम्ब्रेन होती है और जो पोरस द्वारा भारी झिल्ली जो है इसकी पोरस है। क्या कोशिका श्वसन, सेल रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन दोस्तों एरोबिक होता है। भोजन से ऊर्जा स्थानांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन से ऊर्जा को बनाने का मुख्य कार्य सेल जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कार्य करती है। एटीपी के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। ये एटीपी का संश्लेषण करती है। अब देखिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे एटीपी मिल भी कहा जाता है। ये एरोबिक एनर्जी को उत्पादन करती है और सेमी परमेबल यानी आर पार देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही कोशिका को पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी मिल भी कोशिका को कहा जाता है क्योंकि यहाँ एटीपी का निर्माण होता है। इसके साथ साथ ही एनर्जी बैंक भी कोशिका को कहा जाता है। अब इसके साथ बात कर लें खोज। कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, एटीपी मिल, एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही इसकी खोज आल्टमैन ने की थी। देखिए इसके सभी जो पार्ट्स हैं लगभग सभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने जो रिसर्च के अनुसार खोजे हैं और जबकि पूरी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। नाम बेंडा ने दिया, खोज आल्टमैन ने की और नाम कार्ल बेंडा ने दिया। ठीक है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल एरोबिक एनर्जी इसी के अंतर्गत घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये धागे नुमा दोस्तों, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दो भागों में बट जाते हैं। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। क्यों? ये देख रहे होंगे आप, इस पे कोई भी दानेदार संरचना नहीं है तो इसे कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दानेदार जो संरचना है इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये फैट तथा लिपिड के अणुओं को बनाने में मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं स्मूथ को चिकना पदार्थ भी कहा जाता है और चिकने पदार्थों का सीधा संबंध हमारी वसा से होता है और इसीलिए इन्हें फैट और लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा प्रोटीन संश्लेषण के लिए और राइबोसोम इसकी सतह पर संलग्न रहते हैं। राइबोसोम सेल की सबसे छोटी इकाई है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करते हैं और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए रहते हैं और जिस भाग पर चिपके हुए रहते हैं उसको देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों गोल्जी अपार्ट्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस प्रोटीन पैक परिवहन
ठीक है, और लाइसोसोम का निर्माण करने वाला भी इसे कहा जाता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम क्या है आगे समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है गोल्जी अपार्ट्स। ये प्रोटीन की पैकेजिंग और परिवहन में मदद करता है। गोल्जी बॉडी का दरअसल काम क्या होता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस का क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा को पैक करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करता है और बाकी कार्य करने में भी मदद करता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य होता है कि सूचना देना और ऐसे ही सूचनाओं के अनुसार कार्य करना, ऐसे ही ये हमारी गोल्जी बॉडी है, ये सूचनाओं के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। मिडिल मैन ऑफ सेल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम इसमें फैटी एसिड, इसमें एसिड फास्फेट एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसे कहते हैं। क्लीन ऑफ क्रू के रूप में भी जाना जाता है, क्लीन ऑफ क्रू के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्लीन में साफ, क्रू माने जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको साफ करने का कार्य इसी का होता है। इसे कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऐसा कब होता है, जब कई सारी सेल्स जो फंक्शन नहीं कर रही होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं, उस समय ये जाकर उनसे कार्य करवाने के लिए क्या करता है, संकेत देता है। जब वो कार्य नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में ये उनको भक्षण ना करके वहाँ पर खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे भी सारी सेल्स जो हैं क्या होता है, वो सारी सेल्स जो हैं ब्लास्ट हो जाती हैं, यानी साफ हो जाती हैं। ऐसा कब होता है, मान लीजिए आपको कोई डंडा से मारे और डंडा आपकी पीठ पर पड़ जाए और उस जगह पे आप देखेंगे कि नीला या काला पड़ जाता है। उस समय जो हमारे लाइसोसोम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सारे हमारे जो हैं ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की सारी सेल्स डेड हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये डाइजेस्टिव बैग का भी कार्य करता है। जैसा कि आपने पढ़ा गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम दोनों डाइजेस्टिव बैग के रूप में कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी वहाँ ट्रांसफ़र करती है और ये इसको पचाता है। ठीक है दोस्तों। अति क्षति हुए ऑर्गन्स को पुनरावृत्ति करता है। जो अंग क्षति हो जाते हैं, यानी जो सेल क्षति हो जाती है, उनके लिए क्या करता है, उनको वहाँ से क्लीन करने का कार्य करता है। ठीक है। लाइसोसोम मृत अपशिष्ट कण नष्ट हो जाते हैं। लाइसोसोम में कोशिका के अपशिष्ट कण नष्ट हो जाते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आरएनए प्रोटीन, ठीक है, आरएनए प्रोटीन को बनाना या गठन करना इसका कार्य होता है। ठीक है दोस्तों। इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। सेल का इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम जो है प्रोटीन के द्वारा ही सबको क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और उसका नियंत्रण करते हैं। इसी को ये किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता, ये किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से घूमता है। राइबोसोम प्रमुख आरएनए, राइबोसोम के प्रमुख घटक आरएनए और प्रोटीन हैं। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, ये थ्रेड यानी धागे जैसी रचना होती है, जैसा कि हमने ये चित्र में आपको समझाया। डीएनए और प्रोटीन का योग, इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर एक राइबोसोम क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। मानव कोशिका में 23 जोड़ी हैं। 23 जोड़ी जो है हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और ये आनुवांशिकी जेनेटिक की जानकारी रखता है, ये आनुवांशिकी जेनेटिक की जानकारी रखता है। कोशिका दो प्रकार में विभाजित हो जाता है। क्या, क्रोमोसोम 2 प्रकार से विभाजित हो जाता है, जिसमें से
ऑटोसोम जो है हमारे 22 जोड़ी होते हैं जो शरीर यानी बॉडी का निर्माण करते हैं बच्चे की, और सेक्स क्रोमोसोम एक जोड़ी होते हैं जो जीन्स का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होती है। ठीक है दोस्तों, अगर 22 से 23 जोड़ी, 23 का डबल कर लीजिए 40 हो गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम यहीं पर घटित होता है जब गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाए, यानी 45 गुणसूत्र होने पर टर्नर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कोई एक गुणसूत्र जो है अपनी कॉपी बना लेता है, उस समय डाउन सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं फ्लैजिला। ये बाल की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल की गति में मदद करता है। ठीक है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का कार्य होता है दोस्तों, इन्हें पानी की थैली भी कहा जाता है और ये पानी का भंडारण करता है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है और सेंट्रोसोम कोशिका के लिए विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम गुणसूत्र को विभाजित करता है। जब सेल डिवीजन होती है उस समय सेंट्रोसोम जो है दोस्तों गुणसूत्रों को विभाजित करता है और डॉटर सेल बना देता है, जिससे कि कोशिका विभाजन संभव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा है कि सेल के पार्ट्स और सेल के सभी पार्ट्स और उनके फंक्शन को हमने आपको समझाया है। आपको थ्योरी तो मिल जाएगी हर जगह, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझाने के पर्पज से हमने ये वीडियो आपको प्रोवाइड की। देखिए एक बार रिवीजन कर लें। सेल मेम्ब्रेन चारों ओर 3 झिल्लियों से घिरी हुई होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने आपको बताया, न्यूक्लियस के बाहर चिपके हुए रहते हैं। राइबोसोम सबसे छोटी, ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के, रफ और प्रोटीन। इसके साथ साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मिल एरोबिक एनर्जी और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। वैक्यूल्स ये जल की थैली होती हैं। लाइसोसोम ये कोशिका में क्लीन अप के रूप का कार्य करते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ न्यूक्लियस हो गया हमारा। और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है, ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य करती हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का संश्लेषण कर क्या करती हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग करती हैं, कार्बोहाइड्रेट और उसका पाचन करती है, जिससे ये सेल में सभी जगह ट्रांसफर ऊर्जा का ट्रांसफर करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है जेलीनुमा, उसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। इस प्रकार हमने सेल को डिटेल से समझा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको इससे थोड़ी सी मदद मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको इसी तरह एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।